Okay, very good morning to all of you and welcome back. So we are on a Thursday morning and let's begin by sharing a little bit of experience because yesterday I did get a few calls from parents and some students also. So I think thought ki ek baar discuss kar liya jaye. In the meanwhile, good morning messages from Aviral, Karthik, Akshit, Dhruv has also said something. I will just maybe take that up. Good morning, Dhruv, Shandil as well. Well, let me put it like this: that there are experiences in this. Number one is that CPT का देखो पेपर जो है मोस्टली तो जेई पैटर्न पे है, जेई एडवांस में भी, वो भी जेई एडवांस में. तो देयरफॉर वो जो क्लास 10th में मार्क्स आते थे, है ना, एवरी टाइम 90% से ऊपर या क्लोज टू 100% एंड ऑल, वो ईरा तो भूल जाओ. ठीक है ना, वो नहीं होगा, मतलब ठीक है ना, वो इस वक्त नहीं होगा. अब सीपीटीज में मार्क्स रीजनेबल आएंगे और आई विल पुट इट इन दिस वे पॉजिटिव एंड दैट्स हाउ वी कैन बी पॉजिटिव आल्सो इज दैट कि देखो जेई एडवांस में इवन इफ यू गेट लेट्स से 50 to 60% यू विल जस्ट मैनेज टू गेट अ सीट. मान लो अगर 60% भी लाते हो you will still get a seat in. So therefore look at it from that point of view as well, and that is कि अगर सिर्फ सीट लाना है तो ऐसे नहीं कि हमें कोई 90% जैसे 10th में आता था उस तरीके से लाना. बट हाँ, obviously the more I get higher and higher from 60% and all, तो उससे क्या होता है, सीट का जो रैंक होता है corresponding वो बेहतर से बेहतर हो जाता है ना. So therefore our fight should also be for a good seat as well, rather than just a seat. So that's number one. Number two is that क्योंकि CPTs में मार्क्स उतने नहीं आएंगे, so therefore our benchmarking has to be done different. जैसे अभी अगर मैं इस CPT का भी देखता हूँ तो 40 के ऊपर पूरे बैच में आई थिंक शायद 2 या 3 जने का है, ठीक है ना, ऐसे है शायद, कुछ 2 जने 3 जने शायद है. तो therefore ऐसे मत सोचो कि like 80% से कम आ गया. अरे 80% से ऊपर लाने वाले हैं कितने, ये भी तो सोचो, है ना. और ऐसे ही मोरलेस ट्रेंड रहेगा आगे के पेपर्स में. जैसे मैथ्स में भी होगा पेपर, आई एम श्योर कल हुए थे, ऐसे तो और होंगे पेपर्स. So therefore my suggestion is that थोड़ा सा ना इसका बेंचमार्किंग अलग तरीके से करो, ठीक है ना. बेंचमार्किंग अलग तरीके से करने का मतलब ये हुआ that don't look at it from the yardstick of just marks, look at it also from the yardstick of relative score, because ultimately that is what is going to matter. ठीक है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हेल्प करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मार्किंग होगा that will be amongst your batch of around 40-45, तो उसमें कई बार उतना अच्छे से बेंचमार्किंग नहीं हो पाता, ऑनेस्टली स्पीकिंग. क्यों? क्योंकि कोई ऑल इंडिया फिगर थोड़ी है. इसलिए हम लोग वेरी सून, आई मीन we will also be introducing either Allen or maybe resonance or some test series also in our school system. That will be done very soon. Maybe हो सकता है कि इस मंथ इंट्रोड्यूस करें या maybe next month इंट्रोड्यूस करें. तो जैसे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए थे Allen के टेस्ट सीरीज. अब उसका फायदा क्या हो जाता है? फायदा ये हो जाता है that you are then benchmarked all across the country. फिर पूरा बेंचमार्किंग ऑल अक्रॉस द कंट्री होता है कि उनके जितने बच्चे होते हैं उनके साथ तुम्हारा रैंकिंग आता है, एंड दैट्स प्रोबेबली व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल होपफुली बी एन आई ओपनर फॉर यू आल्सो कि मेरा प्रिपरेशन ऑल इंडिया लेवल पे एग्जैक्टली कहां पे स्टैंड कर रहा है. आई थिंक देयरफॉर दीस आर थिंग्स व्हिच आर देयर इन द पाइपलाइन. तो आई होप, आई एम श्योर दीस आर थिंग्स दैट विल आल्सो हेल्प यू. ठीक है ना. एक आध जने का मार्क्स अभी आया नहीं है, तो वी विल हैव टू लुक इनटू दैट कि क्यों नहीं मार्क्स आया एंड ऑल. that I'm looking at individual level. हो सकता है मैंने आपको कल पेपर भी भेजा था. हाँ ठीक है, that I know. हमें तो लाइक वो देख लूंगा मैं what has to be done. कई बार कुछ इशू आ जाता है बीच में. there are some things which glitches which happen. हर पेपर में होता है, एक दो बच्चों को लेके, 2-3 बच्चों को लेके. तो that will be sorted out hopefully by today or maximum tomorrow. तो you will all get the marks, don't worry. क्योंकि 2-3 जने का शायद मार्क्स अभी आया नहीं, ठीक है ना. तो कोई बात नहीं, you will also get it. जो लास्ट स्टेटमेंट, जो लास्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, which is probably more important, is कि देखो, let this become some kind of a eye opener also. कि देखो, your thinking system has to change. Number one. Number two is that I'm sure by now you must have realized कि where all things went wrong. Let's say those who have got slightly lesser marks. I'm sure you must have now realized कि कहाँ-कहाँ गलतियां की है, वो गलतियों को सुधारना.
अब वो क्या गलती की है वो तो देखो इंडिविजुअली तुमको भी थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा पेपर को लेके एंड फाइनली स्कोर को लेके एंड ऑल, सो दैट यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस। अगर वहां पे कोई दिक्कत आता है तो मे बी वी कैन इवन डिस्कस इंडिविजुअली आल्सो, मे बी फॉर दैट यू जस्ट मैसेज मी कि थोड़ा सा डिस्कस करना था तो वी कैन आल्सो डिस्कस, ऐसे कुछ नहीं। जब मुझे टाइम होगा तो आई विल जस्ट गिव यू सम टाइम सो दैट वी कैन डिस्कस दैट। प्लस देखो इसमें फॉलो अप एक्शन बहुत जरूरी है। फॉलो अप एक्शन मतलब क्या, देखो एक सीपीटी साइकिल हो जाने दो, अभी एक पेपर के ऑब्जर्वेशन से कुछ भी कंक्लूड मत करो, ठीक है ना। एक सीपीटी साइकिल पूरा होने दो, लेट्स से सारे पेपर से एक बार एक राउंड हो जाने दो, उसके बाद जरूर एनालाइज करो सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज एंड इफ रिक्वायर्ड इवन क्वेश्चन वाइज या सेक्शन वाइज, कि कौन से सेक्शंस में कौन से टाइप के क्वेश्चंस में कौन से सब्जेक्ट में या जो भी व्हाटएवर योर एनालिसिस इज, एंड आई एम श्योर यू आर गुड एट एनालिसिस, तो यू विल ऑल डू वेल। तो आइडेंटिफाई करो सम वीक एरियाज, ठीक है ना, और उस पे वर्कआउट करना। और वर्कआउट वही मैंने बोला ना, टारगेट एंड डेडलाइन ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी जाके वर्कआउट की जो मेथोडोलॉजी वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर कुछ लोग थोड़ा सा वरीड हो गए थे, जैसे कुछ पेरेंट्स के कॉल आए थे कल, तो बोल रहे थे कि लाइक थोड़ा सा मार्क्स कम आया तो द चाइल्ड इज लिटिल वरीड एंड ऑल। तो मैंने यही समझाया कि वरी की बात नहीं है, इट्स अ लर्निंग थिंग। और ये आज का टेस्ट से नहीं सीखा होगा, ये पूरे सीपीटी साइकिल हो जाने दो, तब जाके लर्निंग लेसन सीख के उसके ऊपर वर्कआउट, दैट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नाउ हाउ टू वर्कआउट, मे बी थोड़े दिन और जाने दो, यू विल आल्सो गेन अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, यू वुड आल्सो लिटिल बिट कंक्लूड, और अगर जरूरत पड़े तो मे बी वी कैन डिस्कस इट, ठीक है ना। लास्टली जो मैंने उस दिन समझाया था, और इट्स गुड दैट सम ऑफ यू हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग इट, वो जरूर जो है ना अच्छे से सीरियसली करो, एंड दैट इज वो संडे वाला चार्ट, उसको करो जरूर। कई लोग, गुड साइन वाज दैट कई लोगों ने उस चार्ट को भेजे थे, अच्छा लगा, बट कई लोग नहीं भी भेजे। तो व्हाट आई वुड वांट इज दैट दिस संडे, दोज हु हैड इवन नॉट सेंट लास्ट संडे आल्सो, प्लीज मेक इट अ हैबिट सो दैट इट्स फॉर यू ओनली। देखो उस चार्ट को कोई मैं थोड़ी बैठ के उस पूरे चार्ट को दिन भर देखता रहूं, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, and you will also be able to self monitor your progress. So these are important things actually, देखा जाए तो preparation wise these are no less important. सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, सिस्टमेटिक पढ़ाई जो है वो सिस्टम से ही बन पाता है, ठीक है ना। चलो, so that was more or less about the small talk that I wanted to do. I mean let's move on to the questions that I have given. I think एक क्वेश्चन शायद मैंने ये दिया था, and that is कि शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ऐसे कुछ था, ये 80 मीटर हाइट और यू क्या होना चाहिए कि ये उस वॉल को हिट करे, शायद 100 मीटर दिया होगा, ये 100 मीटर था। यस सर। ओके, तो यू क्या होना चाहिए सो दैट एक बार वॉल को हिट करे और एक बार फ्लोर को हिट करे और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, ठीक है ना। नाउ दैट वाज अ क्वेश्चन, मींस एक बार इसको हिट करे, एक बार इसको हिट करे और फिर इधर आ जाए, ठीक है। तो हैज एनीबॉडी डन दिस? Elastic collision. ध्रुव हैज आस्क्ड कैन वी सेंड फ्रॉम दिस संडे। देखो जब कोई शुभ काम में कभी कोई देर नहीं होता ठीक है ना। तो दोज हु हैव नॉट डन इट लास्ट संडे, प्लीज डू इट फ्रॉम दिस संडे, नो इश्यूज। आई विल सेंड यू दैट चार्ट आल्सो अगेन, बट यू माइट बी हैविंग इट एनीवे, सो दैट अगर डिलीट नहीं हो गया तो एंड आई वांट दैट देयर शुड बी सम हैबिट फॉर्मेशन, So, देखो तुम्हारे लिए अच्छा ही रहे। so speed same है collision के बाद. हाँ, e is equal to 1 है, यानी e का कोई रोल नहीं है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे बेटे? You asking something बेटे? Yeah. So what should be the speed? Ashita has asked ki what is the maximum marks कितने गए हैं? Just give me a day and then I will also look into it. तो याद भी नहीं। Okay, देखो, let me make some baby progress. First of all,
इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 2h/g है ना, तो 2h/g, so that's 4 seconds. और एक बार तो नीचे बाउंस कर रहा है और वापस भी आ रहा है, तो यानी दैट्स अनदर 4 seconds. So यानी टोटल 8 सेकंड बाद वापस आएंगे, ठीक है ना. और इन द मीनवाइल उसको वहां तक भी जाना है और फिर वापस भी आना है ना. इन द मीनवाइल वहां तक जाना है और फिर वापस आना. तो देयरफॉर 8 सेकंड में उसको कितना ना 200 मीटर कवर करना है. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दैट द स्पीड बिकम्स इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड. क्यों? एज आई सेड 100 मीटर जाना और 100 मीटर वापस आना. बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज दैट इफ आई टेक दिस एज एन आंसर देन देयर इज अ प्रॉब्लम. पता है प्रॉब्लम क्या है? कि अगर मान लो नीचे जाने वाला जर्नी देखता हूं तो कितना आता है? 4 सेकंड आता है ना, 4 सेकंड आता है. तो 4 सेकंड में ये कितने जाएंगे? v is equal to 25 into 100, यानी बिल्कुल एज पे चला जाए. अब देखो एक पार्टिकल अगर एज पे हिट करता है ना, then we don't know what will its consequence, because that edge is actually the ground also and that wall also. इसलिए दोनों का इफेक्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, पार्टिकल की बात कर रहा हूँ. So therefore this answer will not be acceptable. और in any case हमने क्या कंडीशन डाला था? हमने कंडीशन डाला था कि एक बार वॉल को हिट करे, फिर एक बार ग्राउंड को हिट करे और फिर वापस आ जाए. In fact the answer to this question is that ये इस केस में पॉसिबल ही नहीं. So the answer is not possible. Therefore now what I do is that I leave it open. कि u के, अब देखो मेरा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन अब चेंज हो रहा है. अब क्वेश्चन हो गया u के फाइंड पॉसिबल. देखो कल अगर मैंने कल अगर याद होगा मैंने कंडीशन दिया था कि वॉल को हिट करे, ग्राउंड को हिट करे और वापस आए. दैट वाज द कंडीशन. तो वो कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो. नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. वन पॉसिबिलिटी कि यू जाके फिर ऐसे करके ऐसे आए, दैट इज वन पॉसिबिलिटी. द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट कैसे करके यू करके ऐसे आ जाए, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी. बट आउट ऑफ दोस टू पॉसिबिलिटीज none of these two are going to happen for this particular case, and that is v is equal to 25. क्यों? क्योंकि v is equal to 25 बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच जाता है, which is not an acceptable solution according to the norm that was set up. अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है ना. अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ u. ठीक है. अब नंबर ऑफ बाउंसेस वगैरह पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. एनी नंबर ऑफ बाउंसेस हो जाए, एनी नंबर ऑफ कुछ करो, नो इश्यूज. फाइंड आउट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ u सो दैट, और e इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं. देखो e इज इक्वल टू 1 अगर नहीं है ना, तब तो बहुत मुश्किल, तब तो यू नो इम्पॉसिबल ही समझ. ठीक है ना, वेरी डिफिकल्ट है. हाँ अगर मान लो e इज इक्वल टू 1 ग्राउंड पे है और यहाँ पे नहीं है तो मैनेज किया जा सकता. लेकिन अगर e ग्राउंड पे ही नहीं है 1, तब तो इम्पॉसिबल केस. क्यों? क्योंकि फिर उस ऑल्टीट्यूड पे आएगा ही नहीं वापस. However, अगर e1 ग्राउंड पे है और अगर वॉल पे नहीं भी है बाय चांस, तो हम मैनेज कर सकते हैं. देन इट कैन बी मैनेज्ड. ठीक है ना. चलो, सो क्वेश्चन इज फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ u सो दैट द बॉल रिटर्न्स टू original point. Now original point is obviously this, or throwing horizontally किया गया. That is the question. 80 meter height, 100 meter wall, और जो है horizontally throw किया गया. horizontally throw किया गया and you have to find out the possible values of u. ठीक है ना, so that the ball returns to the original point. That is the question. Yeah, go ahead. सर v is equals to 25 वाला क्वेश्चन फिर से बता दो. देखो 25 वाला मैंने एक्सेप्ट नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा कंडीशन ये था कि वॉल को एक बार हिट करे, एक बार ग्राउंड को हिट करे और वापस आ जाए, जो कि नहीं हो रहा है. क्यों? ये तो कॉर्नर को हिट कर रहा है. और वैसे भी पता क्या ना, कॉर्नर इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट. एक चीज बताओ, अगर मान लो ये गोल पोस्ट है, अब कॉर्नर क्यों कंट्रोवर्शियल पॉइंट है देखो तुमको समझ में आ जाए. ये गोल पोस्ट है, मैंने एक बॉल को यूं वो किया, किक किया, तो ये गोल में घुस गया, चलो समझ में आता है. बट मान लो
मैंने किक किया और ये जाके इस पॉइंट पे हिट करता है यानी गोल पोस्ट पे। अब बताओ गोल होगा या नहीं होगा? व्हाट्स योर आंसर? नहीं होगा नहीं होगा। सर सर, अंदर वो वाले भी हो पोस्टर सकता में है, लगेगा। नॉट प्रिडिक्टेबल। नॉट सर वो भी प्रेडिक्टेबल, नॉट प्रेडिक्टेबल। नहीं होगा मत बता दो। नहीं होगा तो यानी तुमने कमिट कर दिया कि हो ही नहीं सकता, बट ऐसा तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कई बार देखा होगा, आई एम श्योर फुटबॉल में ऐसे होता ही रहता है कि ये बार पोस्ट है और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके हिट किया बॉल तो वो अंदर घुस जाता है, तो गोल हो जाता है ना। और कई बार देखा होगा कि ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ होता है तो वो बाहर चला जाता है। कई बार देखना मिडिल के आसपास कहीं हिट करता है तो वो वापस भी आता है, और कई बार उसके बाद भी गोल हो जाते हैं वगैरह। चलो खैर, गेम इज अ गेम, आई मीन, तो लाइक देयर कुड बी मेनी इंटरेस्टिंग एंड फनी सिचुएशंस, बट द पॉइंट इज नॉट दैट। पॉइंट इज दैट बार पोस्ट पे हिट करने के बाद क्या होगा, आई कैनॉट से, आई कैनॉट प्रेडिक्ट। इनफैक्ट अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है। पहले तो बड़ा कंट्रोवर्शियल होता था कि बार पोस्ट पे इनर साइड में लग के नीचे बाउंस करके ना वापस आने का टेंडेंसी होता है, बॉल स्पिन करता है ना, तो कई बार वापस आ जाता है और उसमें कंट्रोवर्सी हो जाता है कि जिस समय उसने ग्राउंड को हिट किया था वो गोल लाइन के अंदर था या बाहर था, क्योंकि वापस तो आ गया। तो देखो इस पे बहुत कंट्रोवर्सीज पहले होता था, क्योंकि पहले कैमरा टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था। अब तो क्या साइड कैमरा से एकदम क्लियर पता चल जाता है कि कहाँ पे बाउंस किया वगैरह वगैरह। सो देखो कैमरा टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस नाउ, ओनली नाउ, बट पहले ये सब बड़ा कंट्रोवर्शियल होता था। इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इज ऑफ कोर्स मैराडोना, बट मैराडोना का एक गोल जो है परपेचुअली कंट्रोवर्शियल हो गया। क्यों? क्योंकि बॉल आया, गोलकीपर जंप किया, मैराडोना भी जंप किए और गोल हो गया, और गोलकीपर बॉल को टच नहीं कर पाए, जबकि वो प्रीटी कॉन्फिडेंट था कि बॉल को तो पकड़ ले। अब उस समय के टेक्नोलॉजी में पता भी नहीं चला ढंग से कि क्या हुआ था, और मैराडोना को जब पूछा गया था कि इट वाज सच अ स्टुपेंडस गोल दैट यू बीट द गोलकीपर इन द जंप, जनरली होता नहीं, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों थे। तो ही सेड अ वेरी क्रिप्टिक आंसर कि इस गोल के पीछे तो भगवान का हाथ लेकिन आज के दिन में टेक्नोलॉजी से वो किया गया है और अच्छे से उसको रिजोल्यूशन से देखा गया है, तो देखा गया कि हिज हैंड वाज द वन व्हिच एक्चुअली केम इन फ्रंट ऑफ द गोलकीपर और उसी से गोल हुआ था। उस जमाने के कैमरा में उतना अच्छे से पकड़ में नहीं आया था, लेकिन अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वो पिक्सल को सर्च कर करके आज के दिन में कंक्लूसिव प्रूव हो चुका है कि हिज हैंड वाज द वन व्हिच हैड एक्चुअली was responsible for the goal. Anyway, we are going to a different territory. So therefore, ये कॉर्नर वाला पॉइंट पे जा रही है। क्यों? 4 सेकंड इसका नीचे आने का टाइम, 4 सेकंड बाउंस करने का टाइम। अब वो जो 4 सेकंड है उसमें वो कितना जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड है, तो 4 सेकंड में 100 मीटर, यानी वो तो एकदम कॉर्नर पे जाके हिट कर रहा है। अब कॉर्नर पे जाके हिट करके कहां पे जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। सो देयरफॉर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द आंसर, क्योंकि हमारा एक प्री कंडीशन था कि एक बार वॉल को हिट करे, एक बार ग्राउंड को हिट करे और वापस आ जाए। तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, यानी वो इम्पॉसिबल हो, नॉट पॉसिबल। इसलिए वो केस तब खत्म कर दिया। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं कि चलो ठीक है, तुम अपना यू डाल दो कुछ भी, अब वो कैसे डालना है वो तुमको देखना है, सो दैट वो किसी तरीके से वॉल को हिट करे और सारा ई इज इक्वल टू 1 है और वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाए। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द और व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो डिवाइड करे को, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई कंडीशन नहीं कि एक बार उसको हिट करे इसको हिट करे, वो तो कंडीशन अब खत्म हो गई, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं आया इन दिस केस, है ना। तो एक आंसर तो इनफाइनाइट पे फेंक दो, सीधा आ जाएगा। नहीं, इनफाइनाइट पे भी फेंक के जो है ना सीधा तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट चलो ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तो देखो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिजिक्स में एनीवे एक रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे फिर कि स्पीड ऑफ लाइट पार नहीं कर पाओगे अरे सो देयरफॉर कुछ ना कुछ तरीके से तुम्हारा आंसर को रोक देंगे फिर चलो एनीवे, टू बी ऑन द मोर सीरियस साइड, आई मीन, okay, there is a comment from Vansh Singh and that is hand of God. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, भगवान का हाथ मैंने हिंदी में बोला था, what he said was actually hand of God. ठीक है ना, चलो go ahead.
सर अभी जो उत्कर्ष कह रहा था कि इनफाइनाइट पे फेंक देंगे, उसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट वेलोसिटी से फेंक दो तो इनफाइनाइट वेलोसिटी जाएंगे और वापस आ जाएंगे, तो उसी पॉइंट पे वापस आ गया। समझो ना? हाँ यस सर। सर इसमें जी नहीं एक्ट कर रहा क्या? ना जी क्यों नहीं ऐड कर रहे? प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, जी के बगैर कैसे हो पाएगा? अच्छा सर, नहीं वो आपने बोला ना सीधा जाएगा, सीधा वापस आ जाएगा। ना मतलब वो तो इंफिनिटी वेलोसिटी के लिए उन्होंने बताया ना, तो मैं उस केस की बात कर रहा था कि अगर इंफिनिटी वेलोसिटी लोगे तो क्या हो। ओके, एक आंसर आ गया कि 25 से थ्रो करो यू का वैल्यू। एक्चुअली मैं एक सीरीज ऑफ आंसर्स चाह रहा था कि लाइक क्योंकि इसमें तक सीरीज ऑफ आंसर्स आएंगे ना, तो कैन वी गेट दैट सीरीज ऑफ आंसर्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सर एक बार वो फिर से रिपीट कर दो, इस बार हमने क्या हटा दिया है? तो मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन तो बेटा वही है, क्वेश्चन वही है, इतना वो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल to से। find out the various values of u possible so that the particle returns back to the original point. ठीक है, that is the question. सर ये किसी भी केस में पॉसिबल होगा? ओके, चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ। देखो अब मैं बताता हूँ, मैं एक केस बताऊंगा ना, तो आई थिंक उससे तुम लोग फॉलो कर लोगे कि एग्जैक्ट क्या है क्या करना है। देखो बिकॉज व्हाट यू आर आस्किंग इज क्या ये पॉसिबल भी होगा या नहीं, है ना? तो होगा जरूर। कैसे होगा? देखो नंबर वन, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तभी देखो मैंने सर पूछा। पहले ग्राउंड पे हिट कर सकते हैं? हाँ बेटे, सर पहले ग्राउंड पे हिट कर सकते हैं? हाँ दैट इज नॉट एन इशू। अब तो मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डाला, है ना? अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं डाला। देखो अगर पहले वॉल को हिट कराओगे तो क्या हो पाएगा, सोच के देखो जब। अगर मान लो वॉल को हिट कराते हो, है ना, तो इन दैट केस क्या होगा? ये तो यहां जाके ग्राउंड पे हिट करने वाला था, तो उतने उतने पे यहां पे आ जाएगा। समझे ना? और ये सफिशिएंट डिस्टेंस नहीं होगा कि इसको क्लाइंब करके यहां चला जाए। इसलिए पहले वॉल को मत हिट कराओ, उससे आंसर्स नहीं मिलेंगे। पहले तो ग्राउंड को ही हिट कराना पड़ेगा। तो therefore now as I was saying there are few possibilities. वो पॉसिबिलिटीज क्या है? देखो नंबर वन पॉसिबिलिटी, एंड सिमिलरली देयर विल बी मोर। ये पहला पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। नंबर वन पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आ जाए, है ना, सो दैट ये बिल्कुल बीचों बीच हो जाए, सो दैट ये वॉल को बिल्कुल परपेंडिकुलर हिट करे। और ई तो वन है ही है, तो ये क्या करेंगे, फिर इसको रिट्रेस कर लेंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और कितने सेकंड के अंदर होना चाहिए? 8 सेकंड के अंदर, क्योंकि 8 सेकंड टाइम जो है यू नो, नहीं सॉरी, इस बार 8 सेकंड नहीं होगा, इस बार होगा 4 सेकंड जाना, 4 सेकंड आना, मतलब इधर जाना, फिर 4 सेकंड और फिर 4 सेकंड, है ना? क्योंकि 4 सेकंड नीचे में, फिर 4 सेकंड चढ़ने में, फिर 4 सेकंड नीचे आने में, फिर 4 सेकंड, यानी 16 सेकंड में इसको कितना कवर करना है ना? 200 मीटर्स। ठीक है, so therefore 200 meters will be covered in 16 seconds. So what should be the u? 200 क्यों? क्योंकि 100 जाना और 100 आना, और टाइम 4 4 4 4, 16 सेकंड 200 मीटर, तो यानी एक स्पीड तो हो गया u1 is equal to 200/16। ठीक है, आई थिंक दैट्स ओके। हैव अ लुक।
यानी कितना हो गया 25/2 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट्स वन पॉसिबिलिटी. लेट्स लुक एट मोर पॉसिबिलिटीज एंड सी इफ देयर आर मोर वेलोसिटीज पॉसिबल और नॉट. तो देखो अगला पॉसिबिलिटी क्या होगा. अगला पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि मान लो यहां बाउंस करे, फिर एक और राउंड बाउंस करे, और फिर यहां बाउंस करे इस तरीके से, और फिर वापस आ जाए. क्योंकि E is equal to 1, तो therefore it will reach exactly the same heights all the time, and at the highest point the velocity will always be horizontal. तो सिमेट्री से बता सकते हैं. यानी इस बार कितना हुआ, अब देखो 4 सेकंड, 4, 8, 12, 16, तो 16 जाने में है ना, तो 16 आने में भी लगेंगे, है नहीं. यानी अगला वेलोसिटी क्या हो गया u2. तो और कवर कितना किया, 100 मीटर जाना और 100 मीटर आना, तो u कितना हो गया फिर ना 200/32. दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी. ठीक है. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या आ गया ना, ऐसे फिर एक और बाउंस लगा दो एक्स्ट्रा. लो जी, ये हो गया थर्ड पॉसिबिलिटी. तो थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे ना, ये 4 सेकंड, 8, 12, 16, 20 एंड 24, है ना. फिर वापस भी उतना ही टाइम लगेगा 48. ठीक है. और कवर कितना किया, 100 जाना 100 आना, तो वही 200. यानी u3 हो गया इक्वल टू 200/48. सर वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक ही करेगी, ये जरूरी है? कौन सा, जब वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी ये जरूरी है? परपेंडिकुलर वाले के हिसाब से ही मैंने लिया. तभी देखो ना आधा, तभी तो 4-4 सेकंड ले रहा हूं. देखो अगर हॉरिजॉन्टल थ्रो करोगे 4 सेकंड में तो नीचे आएगा, फिर 4 सेकंड में जब और ऊपर आएंगे ना वापस, तो वो हॉरिजॉन्टल ही होगा. तभी तो एग्जैक्टली 4-4 सेकंड के हिसाब से ले रहा हूं. सर इसमें तो फिर इनफाइनाइट होंगे ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स. तो तभी तो मैंने बोला फाइंड पॉसिबल क्योंकि वो फिर 5-5 मीटर करके करेगी, फिर 10-10 मीटर करके करेगी, कवर कर करके. बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे तो आ रहा हूं मैं. यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ बाउंसेस बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा ना, आंसर्स में आंसर्स में स्पीड कम होता जाएगा, एंड यू विल गेट अ ट्रेंड एंड पैटर्न. अभी देखो इसमें कितने बार बाउंस किया, 1 2 3 4 5 6 ग्राउंड पे. वॉल पे तो खैर एक ही बार बाउंस करेंगे एंड में. अब एक और बढ़ा दो, तो अगर एक बाउंस और कर दो ऐसे करके, है ना, इस तरीके से मतलब फिर आप कैसे करोगे, 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32. यानी अगला क्या हो जाएगा फिर वापस में 64. तो यू मस्ट हैव गॉट द पैटर्न. यानी u4 इज इक्वल टू 200/64. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 16 22 48 64. I don't think I need to say anything more. यानी कितना होगा 200/16 है, and n can be 1 2 3 4 कुछ भी लगा. Accordingly नंबर ऑफ बाउंसेस बढ़ते जाएंगे. वॉल पे तो हमेशा एक ही बाउंस होगा, वॉल पे तो एक से ज्यादा हो नहीं सकता. ग्राउंड पे नंबर ऑफ बाउंसेस बढ़ते जाएंगे. तो अगर ग्राउंड पे बाउंसेस देखोगे तो नंबर ऑफ बाउंसेस ऑन ग्राउंड कितना होगा, नंबर ऑफ बाउंसेस ऑन ग्राउंड कितने हो गए, 2n, है ना. क्योंकि n इज इक्वल टू 1 में एक बार ग्राउंड में बाउंस करके वॉल, फिर ग्राउंड, फिर वॉल, है ना, उस हिसाब से हो रहा है. देखिए ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से. Pearl has given the answer in a little different way, and that is 8 into 2n. हाँ वही 16n मतलब तुमने इसको 8 into 2n बोल दिया और नंबर ऑफ बाउंसेस हो गया 2n. As you wish, no problem. That's also. तो ये एक जनरल ट्रेंड हो गया और इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं. सर लेकिन और भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. और पॉसिबिलिटीज बताओ जरा एक बार. जैसे कि ग्राउंड पे गया, ग्राउंड से वॉल पर गया और वॉल पे परपेंडिकुलर हिट नहीं करा, एंगल पे हिट करा और सिर्फ प्रोजेक्टाइल की तरह उस पॉइंट पे आ गया. हाँ एक काम करो, एक केस बता दो जरा ऐसे कुछ, so that we can discuss also.
देखो, what you are trying to say is probably like this, ना? Something like this, on these lines, है ना? Is that what you are saying? नहीं मतलब कि ग्राउंड पे पहले ग्राउंड पे गया उसके बाद हाँ पहले- सर ठीक उल्टा है, उल्टा देखो देखो एक चीज सुनो, अगर मान लो ग्राउंड से जाके वॉल पे होता है तो फिर दो रिवर्स भी ट्रू होगा। क्यों? कि अगर मान लो इधर से फेंकते हो, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, तो फिर अगर इधर से फेंकोगे तो ऐसे हो कैसे आएंगे? यस सर तो यानी इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर वॉल को हिट करके ग्राउंड से इधर आ सकता है तो ग्राउंड को हिट करके भी वॉल करके इधर आ सकता है। सो दैट इज ऑलवेज देयर, क्योंकि वो पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है इस केस में, ठीक है ना? कि अगर इस पाथ पे जाके अगर यहाँ से वापस आ सकता है तो इस पाथ पे जाके वहां से वापस आएंगे, तो वो रिवर्सिबिलिटी तो इस केस में होगा। बट व्हाट बियॉन्ड दैट, व्हाट आफ्टर दैट? अब बताओ इस टाइप का केस पॉसिबल है? नहीं सर पॉसिबल है या नहीं है? नहीं ओके चलो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। देखो ये पॉसिबल है नहीं है, इसका जजमेंट कैसे करेंगे? देखो जरा ध्यान से, ये वॉल हो गया। अब देखो इस वॉल को अगर मान लो हिट करता है तो एक्चुअली तो ये यहाँ पे हिट करने वाला था ना, यानी ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब आता ना? ये जो डिस्टेंस है जब तक वो हॉरिजॉन्टली उतना ही डिस्टेंस और कवर ना कर ले तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो नहीं आएंगे ना। यानी यहां से हॉरिजॉन्टली और कितना कवर करना पड़ेगा ना? ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, है ना? तब जाके वो यहाँ पे ऐसे करके मैक्सिमम हाइट पे आ सकता है। लेकिन ये वाला पार्ट तो चलो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ तक, लेकिन ये डिस्टेंस उसको मिलेगा नहीं, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आ सकता, वो यहाँ पे कहीं जा सकता है। वो कैसे डिसाइड होगा? एक काम करो, ये जितना डिस्टेंस ये है ना बच गया, एक सेकंड, तो उसके लिए एनालिसिस कैसे करेंगे? जितना डिस्टेंस यहाँ बच गया ना उतना ही डिस्टेंस आगे चले जाओ, उतना ही ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे ले जाओ, तो वो वहां पे हिट करेगा, ओरिजिनल पॉइंट पे वापस नहीं आ सकता। आर यू गेटिंग द लॉजिक? यस सर तो यानी मैं क्या क्या पॉइंट आउट करना चाहता हूं इस दैट कि वॉल को हिट करके बीच में कहीं हिट करके फिर इधर से ये यहाँ पे ये वाला चीज, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना? वो पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ पॉसिबिलिटी हो सकता है, कब? अगर ई का वैल्यू 1 नहीं हुआ तब ये कुछ पॉसिबिलिटी होगा, है ना? तब पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट क्योंकि मैंने ई का वैल्यू हर जगह 1 दिया है तो देयरफॉर इस केस में वो केस पॉसिबल नहीं है। सर अगर एकदम कॉर्नर के पास ले जाए तो हो सकता है। देखो मैंने कॉर्नर को ऑलरेडी मैंने कंट्रोवर्शियल पॉइंट कह दिया, इसलिए सर देखो नहीं मैंने मतलब पहले जस्ट उससे ऊपर, जस्ट उससे ऊपर सर तो हो सकता है। नहीं तो भी प्रॉब्लम है। तो अगर मान एक चीज बताओ, अगर मान लो इतने ऊपर में प्रॉब्लम हो रहा है तो यानी इतने ऊपर में भी यही प्रॉब्लम आएगा, इतने ऊपर में भी यही प्रॉब्लम आएगा, इतने ऊपर में भी यही प्रॉब्लम आएगा। अगर जस्ट ऊपर करोगे तो यहाँ पे भी देखना जस्ट मिस हो जाएगा। देखो अगर जस्ट वाले में जाओगे तो जस्ट मिस हो जाएगा। फिर पता क्या है, एकदम लिमिटिंग वाले केस में मैथमेटिकली अलाउड है, बट लिमिटिंग वाले केस में पता क्या है ना, तुमको फिर कॉर्नर में घुसना पड़ रहा है, और कॉर्नर में क्या होगा दैट्स लिटिल कंट्रोवर्शियल। इसलिए देखो पहले जो आंसर दिया था मैंने 25 मीटर पर सेकंड, मैंने खुद ही आंसर दिया और मैंने खुद ही उस आंसर को रिजेक्ट भी कर दिया, बिकॉज कॉर्नर इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट एंड वी कैन नॉट आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्नर्स कि वहां पे हिट करने के बाद क्या हो। ठीक है, तो अगर मान लो तुम कॉर्नर पे ना करके थोड़ा सा ऊपर करोगे तो बेसिकली क्या होगा ना, तुमने ये डिस्टेंस को कम करने की कोशिश किया, पर अगर कम भी कर दोगे तो भी इधर से जो छोटा सा डिस्टेंस बचेगा वो उधर वाले से तो कम ही होगा ना। तो क्या होगा ना, यहाँ पे ना जाके वो फिर यहाँ पे अगर ऐसे करते हो तो मे बी इट विल रीच हियर बट नॉट एग्जैक्टली एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वो एक प्रॉब्लम है। दैट थिंग यू टू लाइक कीप इन माइंड, ठीक है ना? अब देख लो, इज इट कंफर्टेबल नाउ? चलो आई थिंक वी हैड अ सफिशिएंट डिस्कशन, अब ट्रेंड पता चल गया कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो लेट्स नाउ मूव ऑन। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वैसे मैंने कल एक स्टेयर केस का भी क्वेश्चन दिया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रियली ट्राइड इट।
लेकिन ये स्टेयरकेस का हमने काफी कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, तो इसलिए ऐसे कुछ नहीं, वी कैन स्टिल मैनेज इट. अच्छा, क्वेश्चन इज दैट सपोज आई से velocity at highest point for a projectile is 1/3 times the velocity at 1/3 the maximum height. To find angle of projection, well, angle of throwing. ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है. एनी अदर आंसर दैट वाज देयर इन द लास्ट क्वेश्चन? नहीं, इतना ही. ठीक है, गो अहेड. यानी हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 1/3 है. किस वेलोसिटी के कंपैरिजन में? द वेलोसिटी एट 1/3 द मैक्सिमम हाइट. फाइंड द एंगल ऑफ थ्रोइंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक है, फाइंड आउट द एंगल. So question is find out the angle of throwing the projectile. So I'm sure you must have made some progress by now. तो इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं. वेलोसिटी एट मैक्स 1/3 द मैक्सिमम हाइट. जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो चेंज होगा नहीं, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वो तो u cos थीटा है ना. तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ऑफ कोर्स u cos थीटा. हमें वेलोसिटी एट 1/3 द मैक्सिमम हाइट निकालना, और मैक्सिमम हाइट भी पता है मुझे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g. तो मुझे उसके 1/3 हाइट पे वेलोसिटी चाहिए, तो 1/3. ठीक है. तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैं देखता हूं तो क्या आएगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा होल स्क्वायर. u स्क्वायर माइनस 2gh, तो माइनस 2g एंड h इज दिस 1/3 द मैक्सिमम हाइट बोला गया. So this will be equal to u square sin square theta, और इसमें तो कैंसिल हो जाएगा है ना. तो 2g gets cancelled, u square यानी 2/3 u square, ये हो गया vy और अदर vy स्क्वायर. तो v क्या हो जाएगा है ना. तो therefore v will be equal to under root of vx square plus vy square. तो vx तो हो गया u cos theta, यानी u cos theta whole square plus vy स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है, कितना है ना 2/3 u square sin square, यानी 2/3 u square sin square. ये हो गया वेलोसिटी एट 1/3 द मैक्सिमम हाइट, तो 1/3 h. ये हो गया वेलोसिटी. हां बेटा, 2/3 u square plus theta plus. आंसर आ गया. नहीं सॉरी,
आंसर होता है। हाँ कोई बात नहीं, अगर आंसर आ जाए तो मैं भी जस्ट मैसेज कर दो। अभी कोई मैसेज आया नहीं आंसर का, तो आई प्रिज्यूम की वर्किंग इज ऑन मे बी। ओके, एक आंसर आ चुका है अब, नहीं 2 आंसर आ चुके हैं। कार्तिक तुम्हारा ना आंसर का फॉर्म मुझे समझ में नहीं आया। कार्तिक तुमने जो आंसर दिया उसका फॉर्म मुझे समझ में नहीं आया। विश्वास has given a very clear cut angle. I'm not reading it out so that people do not get a hint, but at least we'll just start the discussion in a short while. Okay, now let's start. So like ये जो velocity है ये 1/3 times the velocity at 1/3 height है. So therefore I can say, है ना, I can say that velocity at the highest point is 1/3 times, यानी q cos theta upon ये वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ कि 1/3 है, तो इसको 1/3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो u cos theta will become q square cos square theta और ये हो जाएगा u square cos square theta plus 2/3 u square sin square theta, यानी हो गया 1/9। तो यानी अब ये बनेगा u square तो कैंसिल कर दो और cos square से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1/1 plus 2/3 tan square theta is equal to 1/9, यानी 9 is equal to 1 plus 2/3 tan square theta, तो 1 8 आ गया, तो 8 में तो हो गया 3/16, यानी tan theta आ गया इक्वल टू 3/16 का अंडर रूट। यार एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, दिस व्हाट यू आर गेटिंग। सर 12 आएगा ना, रूट 12 आएगा। रूट 12 आएगा सर। सर नीचे नीचे 9 - 1 8 सर, 8 into 3/2 12। अच्छा 3/2 सॉरी 12, यानी tan theta का रूट 12 यानी 2 रूट 3 आ गया, है ना। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक। सो tan theta is equal to 2 root 3, यानी theta is equal to tan inverse of 2 root 3। ठीक, वो अपने आप देख लेना। ठीक है, कुछ आंसर्स आए हैं, बट Pearl is given in terms of cos inverse, तो maybe it is correct, I don't know। मैंने इसको tan inverse के फॉर्म में दिया है, तो वो तुमको देखना पड़ेगा कि maybe it is correct। Arhan has given sec inverse root 12। Okay, different forms are coming, तो like you has given 12 is equal to tan square theta, I think that is correct। तो एक बार चेक कर लो बस, क्योंकि कई लोग cos inverse और कई लोग sec inverse के फॉर्म में दे रहे हैं। I think once the tan is known, तो like you can easily connect it to sec or cos or whatever form the answer has come out to। चलो ठीक है, तो आंसर तो आए हैं, एक आध शायद गलत हुआ होगा, बाकी आई थिंक होपफुली आर मोस्टली राइट। ठीक है, मैंने tan के फॉर्म में दिया है, और आई कुड हैव इजीली कन्वर्टेड दिस टू 1 minus cos square theta, तो cos theta भी आ सकता था, sec theta भी आ सकता था, या इनको sin square करके sin theta cosec theta, different forms are possible। ठीक है ना। चलो, so that was about your अच्छा। इसके बाद जो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा इज दैट कि अगर मान लो मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछना है ना, फॉर एनी 2 पॉइंट्स हमें, तो क्या करेंगे, है ना। इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। इसमें एक चीज है कि अगर मान लो 2 सेम लेवल के बीच में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछता हूं, तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है ना, क्योंकि अगर मान लो इस लेवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं बिटवीन दिस एंड दिस, या बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स में, तो क्या हो जाएगा फिर एवरेज वेलोसिटी 0 बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। नहीं, 0 कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, टाइम भी लगा है, तो 0 तो नहीं होगा, कुछ और होगा। यस, वो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा सर, मतलब वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर होगा तो सेम। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्वेश्चन था, नहीं मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है।
मैं जानता हूं कि ऑब्वियसली थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बट जब मैंने कुछ भी नहीं दिया तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे ही पूछ रहा हूं जो कि बिना कैलकुलेशन बताया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ यू एंड थीटा, कि अगर सेम लेवल के दो पॉइंट्स के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालना? सर ना दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके टाइम को माइनस कर देंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थोड़ा सा बेटर आंसर, दिस इज ऑफ कोर्स करेक्ट, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी, थोड़ा सा बेटर आंसर और रादर क्विकर आंसर। जब टर्म तो जीरो ही होगी सर, वेलोसिटी सेम होगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना दोनों पॉइंट्स पे। तो ट्वाइस जो मुझे आंसर चाहिए था वो अभी भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। Navansh has now finally given the right answer and that is u cos theta। इतना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, रेंज अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, फिर वो आंसर वही आएंगे। वेलोसिटी इज सेम एट बोथ पॉइंट्स, ना वेलोसिटी सेम नहीं होगा, y कंपोनेंट का वेलोसिटी अलग होगा, विश्वास। अविरल has also given range upon time of flight, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट अपॉन समथिंग कार्तिक ने दिए हैं, फिर पर्ल दिए हैं, चलो नहीं पर्ल ने तो इसके पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया। देखो between two points at the same level the average velocity will be always u cos theta। क्यों? क्योंकि सेम लेवल का मतलब क्या हुआ कि y का डिस्प्लेसमेंट तो खत्म हो गया और x के डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो x के डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है u cos theta। इसलिए अगर मैं दोनों सेम लेवल के दो पॉइंट सेम लेवल के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं तो दैट टास्क इज वेरी इजी। तो यानी v एवरेज बिटवीन टू पॉइंट्स एट सेम लेवल तो बहुत आसान है, इज ऑलवेज इक्वल टू u cos theta, चाहे वो सेम लेवल ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कहीं भी, इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट, इसमें भी u cos theta आएगा। बट ऑफ कोर्स अगर मान लो बिटवीन टू रैंडम पॉइंट्स पूछोगे तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट का तो हमारे पास है ही इक्वेशन, एकदम सबसे डे वन में जब प्रोजेक्टाइल किया तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही तो लिखा था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और वेलोसिटी का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, तो उस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हमें टाइम इंटरवल से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर यू वुड बी रिमेंबरिंग इट, बट फिर भी मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t क्या होगा, u cos theta into t I cap plus u sin theta t minus half gt square j cap। तो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मान लो बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इंटरवल दे देंगे t1 और t2, in that case just find out delta s t2 s t2 minus s t1 वेक्टर फॉर्म में अपॉन t2 minus t1। तो अगर बिटवीन एनी टू इंटरवल्स अगर वेलोसिटी एवरेज पूछेंगे तो चलो तब तो ये हो जाएगा। और उसी में क्या होता है, खास चीज क्या हो जाता है कि अगर मान लो सेम लेवल पे हो जाता है देन इट बिकम्स u cos theta I। These are things that we can do again। बट इसके बाद आता है इसके चैलेंजिंग क्वेश्चन एंड दैट इज, आज के लिए मैं इसको होमवर्क के फॉर्म में दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज मुझे एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है एंड दैट इज, मान लो मैंने कुछ प्रोजेक्टाइल दे दिया, वही ले लो 50 मीटर पर सेकेंड और 53 डिग्री, तो फाइंड एवरेज स्पीड during the entire projectile motion। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगा इज व्हाट इज माय क्वेश्चन। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एवरेज वेलोसिटी अब नहीं पूछ रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, u cos theta की सेम लेवल पे पॉइंट है, फिर मैं क्या पूछ रहा हूं, एवरेज स्पीड। सो दैट्स द होमवर्क, ये होमवर्क, ठीक है। आज मैं एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना चाहूंगा, तभी मैं सोचा कि इसको ब्रेक कर देता है, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इन द मीनवाइल कल कुछ लोगों ने पूछे थे और मैं आंसर आधा ही दिया था कैट वाले क्वेश्चन का, तो इन द मीनवाइल कैट वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। देखो कल मैं एक चीज समझा रहा था, इज दैट कैट वाला क्वेश्चन, कैट वाला क्यूट क्वेश्चन। देखो कल मैं एक चीज समझा रहा था, इज दैट एनिमल बॉडीज of course obviously which includes human bodies also, ठीक है ना, animal bodies यानी which includes as I said human bodies, they are not velocity meters but they are acceleratometers। I might say what do you mean by that? What I mean is that अगर मान लो मैं कोई गाड़ी के अंदर बैठा हूं, ठीक है ना, I am inside a vehicle and that vehicle is suppose moving with constant velocity,
and I'm, let's say, having my eyes closed, so I won't be able to judge whether that constant velocity is 20, 30, 40, 50, 60. मैं judge नहीं कर पाऊँ. लेकिन अगर मान लो, now this is what the interesting part is that, लेकिन अगर मान लो, just give me a second. लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा भी एक्सेलेरेशन करते हो या रिटार्डेशन करते हो तो तुरंत हम लोगों का जो बॉडी है उसको पता चल जाता है. So that is something which is interesting for our human bodies. So how does it really matter? It matters in this way कि देखो जब एक कैट को हम गिराते हैं ना तो it takes around 3 to 4 floors for the velocity of the cat to become terminal velocity. अब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जब तुम बिल्ली को गिरा रहे हो तो इनिशियल तो उसका एक्सेलरेशन जी होता है, तो एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है, लेकिन जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता है ना तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है. तो a stage comes when the gravity force and the air resistance they neutralize each other. ये एकदम स्टार्टिंग में नहीं होगा, जब वेलोसिटी ठीक ठाक बढ़ जाएगा तब ये होगा. एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है. So you might say, so what? और इस प्रोसेस में करीब करीब 3 से 4 फ्लोर लग जाता है. तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर तुम 2 फ्लोर के ऊपर से बिल्ली को गिराओगे ना तो देखना बहुत ज्यादा चोटें आएंगी या हो सकता है कि डेथ भी हो जाए बिल्ली की. लेकिन अगर तुम 10 फ्लोर या 20 फ्लोर से गिराओगे ना तो देखना बिल्ली जो है अपना मैनेज कर लेते हैं और देखना शायद चोटें इतना नहीं आएंगी. तो इसके पीछे साइंस ऑफ फिजिक्स यहीं पे है कि 3-4 फ्लोर तक बॉडी एक्सेलरेट करता है और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से लगभग नीचे आता है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है. Now how does it create a difference in the cat? देखो, when the cat is accelerating downwards, the cat is under a fear psychosis. और डर से इंसान क्या करता है, जैसे मान लो सडनली कोई एक्सप्लोजन होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं. Now it's a natural reaction. Crouching is a natural reaction. तो कैट क्या करते हैं, क्राउचिंग करते हैं. तो कैट ऐसे कर लेते हैं अपना. इसके चक्कर में क्या होता है ना, वो और ज्यादा स्पिन करने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल होके नीचे गिरता है. लेकिन जैसे इस लेवल को पार कर जाता है ना तो क्या होता है, उसके बाद उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है ना. और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो थोड़ा सोचो, अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, इन दैट केस द एक्सेलरेशन इज गॉन. नाउ द कैट इज एबल टू रिएक्ट मोर रैशनली. अब कैट का बिहेवियर वो डर वाला नहीं है जो इनिशियल होता है ना, एक्सेलरेशन की वजह से डर होता है नीचे गिर रहा, तो वो डर खत्म हो जाता है. तो नाउ इट इज एबल टू रिएक्ट मोर रैशनली. एंड a cat has cartilaginous body, it has much better shock absorbing capability and therefore it spreads its body like this. और देखा होगा एक बिल्ली ऐसे गिरते हैं with a crouched body, crouch करने मतलब with a inverted body, bow shaped body. उसके पीछे रीजन है so that ऐसे स्टार्ट करेंगे गिरना और लैंडिंग के टाइम ये ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, यानी it increases the interval in which it is able to manage the fall. तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, जर्क भी कम हो जाता है. लेकिन इस वक्त क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, कैट अपने आप को क्राउच कर लेते हैं. तो क्राउच इटसेल्फ लाइक दिस, जिस चक्कर में क्या होता है वो किसी भी तरीके से गिर सकता है, सर के बॉल पे गिर सकता है, किसी भी तरह से गिर सकता है. लेकिन जब ये पॉइंट पार हो जाता है उसके बाद देखना ऐसे करके वो गिरते हैं. And that's the more rational behavior for a cat because it will be able to better absorb the shock that will be there once it lands on the ground. तो ये डिफरेंस हो जाता है और इसलिए वो अपने आप को बचा लेते हैं. अच्छा, इसका एक मैं रियल इंसिडेंट बताता हूँ. अभी ना नेट पे टाइप करना, अभी यूएस में ना कोई बिल्डिंग में शायद आग लग गया था. अभी रिसेंट की बात है, मतलब मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए. एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू ट्रैक द वीडियो या जो भी अवेलेबल है. उसमें बाद में बिल्ली का तो खैर खोज नहीं मिला, लेकिन उसमें एक वीडियो में कैप्चर हुआ है that because of the fire or something like that, या कोई शायद फायर ही है, फायर के वजह से the cat has actually jumped from some height, कुछ ऐसे ही 7-8-10 फ्लोर से हाइट से जंप की. and the video has captured that it has jumped, landed on the ground and run away. और वो भी कितने, आई थिंक 8-10 फ्लोर से. इसका पूरा वीडियो कई दिन तक वायरल था और मुश्किल से 10-15 दिन पहले का इंसिडेंट है. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू ट्रैक इट आल्सो. मे बी यू कैन जस्ट सर्च अमेरिका, कुछ ब्लैक कलर का कैट थे एंड यू नो कैट जंपिंग, और वो बिल्ली ना खो गए इन द सेंस कि रन इनटू सम
bushes and jungles and all, तो वो लोग ढूंढ रहे थे उस बिल्ली को, कहीं मिल जाए, कहीं छोटे वोटे लगे तो उसको शायद वो करें, but the cat could not be seen, I mean later on, और उसको कोशिश किया ढूंढना, but they could not find it. But the thing is that in the video it was clearly captured that it fell down from that height and then it ran away. एकदम पूरा clearly video में visible है. वही अगर 2 फ्लोर से गिरे होते ना तो शायद ऐसे कर नहीं पाते. So that there is a real evidence also that is there in the net. So maybe you can just search it and get it. ठीक है ना? चलो, I think that was about the cat. पे भी एप्लीकेबल है क्या? हाँ बेटे, सर ह्यूमंस पे भी एप्लीकेबल है क्या? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और ये लास्ट क्लास में भी किसी ने पूछा था, अब शायद तुमने पूछा होगा. सुनो, there is a huge difference. Difference number 1, cat has cartilaginous joints. मतलब क्या, ये जो joints होता है ना उसके, ये जो joints जहाँ पे joints है, ये जो joints होता है ना cat के, ये cartilaginous है, यानी they are able to better absorb shock. Whereas human joints are very thin layer of cartilage and mostly bony structure. तो therefore जैसे shock लगता है ना तो वो पूरे bones के चिथड़े उड़ जाते हैं, crack कर जाता है अगर मान लो ज्यादा हुआ. That's point number 1. Point number 2, हम लोग का रिएक्शन क्या होगा उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा. पॉइंट नंबर 2, क्यों? क्योंकि हम लोग की बॉडीज को ज्यादा हैवी है, तो हम लोग के टर्मिनल वेलोसिटी आते आते शायद 10 फ्लोर 12 फ्लोर लग जाएगा. दैट्स पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 इज दैट बिल्ली का जो वेलोसिटी होगा टर्मिनल, दैट इज वेरी लो एंड इट इज एबल टू एब्जॉर्ब शॉक मच इजियर बिकॉज ऑफ द बॉडी बोनी कार्टिलेज स्ट्रक्चर. हम लोग का ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी नहीं. तो देयरफॉर आवर वेलोसिटी विल बी ह्यूज in comparison to the maximum velocity that we can withstand. मान लो maximum velocity we can withstand is suppose 3 meter per second. मैं ऐसे guess कर रहा हूँ 3 meter per second without any fracture, without any problem. और पता चला terminal velocity आ रहा मान लो 80 meter per second. तो कोई चांस ही नहीं है सर्वाइवल, कोई चांस नहीं. So therefore conceptually human के लिए भी applicable है, but practically नहीं. क्यों? क्योंकि हम लोग के limits of tolerance or absorption is very low compared to that of a cat. और ऊपर से terminal velocity of a cat is very low. तो therefore वो दोनों तरफ से कैट को जो है फायदा मिल जाता है. Obviously you cannot compare the same for human beings, ठीक है ना? So there is no point of doing that. चलो, anyway, so that's about a cat. I think now let's move on. तो आज हम लोग जो बात करने वाले थे नए टॉपिक में बता रहे थे सर, ये वाला क्वेश्चन बिना इंडिकेट करे करना है या कौन सा? जो आपने अभी दिया? नहीं, वो तो इंडिकेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं. इंडिकेशन तो सर आंसर भेजा उसका. ओके बेटे, आंसर मेरे लिए भी बताना मुश्किल होगा इस वक्त, तो लाइक लेट्स नॉट गो टू द आंसर, लेट्स गो टू द टॉपिक, न्यू टॉपिक दैट आई वाज सेइंग. आज हम लोग करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. देखो, हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा हुआ है. रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा है दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. सो लाइक दिस इज वी रिलेटिव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. तो देयर इज नथिंग अनयूजुअल. लेकिन उसमें हम लोगों ने अभी तक फिक्स्ड एक्सिस सिस्टम लिया कि एक फिक्स्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, और उस कोऑर्डिनेट में कोई पार्टिकल कहीं पे है, कोई पार्टिकल कहीं पे है, कोई पार्टिकल किसी तरीके से चल रहा है विद सम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दूसरा पार्टिकल किसी और तरीके से चल रहा है विद सम अदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और फिर हम दोनों का वी रिलेटिव निकालते थे, ए रिलेटिव निकालते थे, एस रिलेटिव निकालते थे, पोजीशन रिलेटिव, ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू फाइंड. इसमें हमने कर रखा. आज हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर रहे हैं. आज एक्सिस फिक्स्ड नहीं है. आज हमने क्या किया, एक्सिस को एक बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, रखा है. सो वी पुट द ओरिजिन इज पुट ऑन वन ऑफ द बॉडीज एंड द एक्सिस is carried by both the bodies. I'm sure you will see ये carried का मतलब क्या हुआ. ये carried का मतलब क्या होता है? ना देखो, मैं पता क्या कर रहा हूं, एक बंदा है मान लो, उस पे एक्सिस फिक्स कर दो, यानी एक्सिस का ओरिजिन फिक्स कर लो. यानी इसको इमेजिन कैसे करेंगे मालूम है कि मान लो मेरे पास एक लॉन्ग स्टिक है, लॉन्ग स्ट्रेट स्टिक है. उस स्टिक का एक एंड एक बंदे को पकड़ा दिया. अब वो जहां जहां जाएगा वही ओरिजिन होगा. ध्यान से सुनना, वो अब जहां जहां जाएगा वही अब ओरिजिन. यानी अब ओरिजिन फिक्स्ड नहीं है. तभी देखो मैंने पहले काट दिया, फिक्स्ड एक्सिस खत्म हो गई. ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस खत्म हो गई.
अब वो जहां जहां जाएगा वही ओरिजिन है। नाउ यू माइट से रिलेटिव मोशन में भी तो हमने ये किया था, रिलेटिव मोशन में भी एग्जैक्टली हमने ये किया था, एंड आई एग्री। लेकिन पता क्या था कि रिलेटिव मोशन में हमने ऑब्जर्वर के ऊपर ओरिजिन फिक्स कर दिया था, बिल्कुल बात सही है। इसलिए उस मामले में दोनों सेम है, अलग कुछ नहीं है। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट पहले भी हम लोग करते थे रिलेटिव मोशन में भी, इसमें भी, इसलिए इस मामले में फर्क नहीं है। लेकिन फर्क पता है कहां पे है? रिलेटिव मोशन में हमने ओरिजिन को ऑब्जर्वर के ऊपर फिक्स कर दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने एक्स वाई जेड के ओरिएंटेशन को बिगाड़ा नहीं। इसलिए हमने अभी तक जो रिलेटिव मोशन स्टडी किया था उसमें क्या था कि ओरिजिन को फिक्स कर दो ऑब्जर्वर के पास, ऑब्जर्वर चलेगा तो ओरिजिन भी चलेगा, लेकिन ऑब्जर्वर जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को होल्ड करेगा वो बिल्कुल पैरेलल टू द ओरिजिनल ओरिएंटेशंस होंगे। दैट वाज द वे वी विजुअलाइज द फर्स्ट केस, दैट इज द रिलेटिव मोशन जो अभी तक हमने किया। पर आज इसको मैं रिलेटिव मोशन नहीं कह रहा हूं, आज मुझको इसको कह रहा हूं मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब जो एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस, मान लो वो एक्स एक्सिस का जो लाइन है वो अब फिक्स नहीं है, वो अब बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर के ऊपर तो मैंने ऐसे करके फिक्स कर दिया ओरिजिन। वो एक डंडा है, समझ लो, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लो स्टिक है, और उसके एक पॉइंट ऑब्जर्वर पे फिक्स कर दे, तो ऑब्जर्वर जहां जहां जा रहा है तो स्टिक का वो एंड भी वहां वहां जा रहा है। तो उस मामले में तो चलो सब कुछ हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं? दूसरे बंदे को मैं बोल रहा हूं कि तुम एक काम करो, तुमने ऐसे करके रखो अपने हाथ को और उस स्टिक को यहां से जाने दो। यानी क्या होगा? अब दूसरा बंदा जहां जहां जाएगा वो स्टिक को भी ऐसे लेके घुमा भी सकता है। तो दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। इसलिए टू एन एक्सटेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज आल्सो अ लिटिल बिट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन फर्क क्या हो गया ना? अभी तक हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था उसमें ओरिजिन मूवेबल था ऑन द ऑब्जर्वर, लेकिन एक्स वाई जेड का ओरिएंटेशन वाज पैरेलल टू द एक्चुअल एक्स वाई जेड व्हिच इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। पैरेलल बता रहा हूं, ऑब्वियसली सेम नहीं। लेकिन इस बार क्या है? वो भी नहीं। इस बार हमने क्या किया? एक स्टिक लिया है जिसका एक कॉर्नर हमने ओरिजिन बना के ऑब्जर्वर पे फिक्स कर दिया, लेकिन जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड तो मतलब इंफिनिटी है, और जो दूसरा पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट जहां जहां जाएगा स्टिक उसके साथ कैरी करेगा। विच मीन्स, जरा समझो, विच मीन्स अगर ऑब्जर्वर यहां पे है मान लो, ऑब्जेक्ट यहां पे है मान लो, तो दिस इज माई स्टिक, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टिक। थोड़ी देर बाद मान लो ऑब्जर्वर यहीं पे है, ऑब्जर्वर सपोज मूव नहीं किया, भी कर सकता है, बट मैं सपोज मूव नहीं किया, और ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, मान लो सर्कल में गया, तो क्या होगा? ये स्टिक देखो ऐसे। यानी अगर मैं रिलेटिव मोशन पूछूंगा, रिलेटिव मोशन हुआ या नहीं, तो मैं बोलूंगा यस। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऑब्जर्वर का तो हुआ नहीं है, तो यानी देयर हैज बीन रिलेटिव मोशन, है ना? लेकिन अगर मैं पूछूंगा क्या अप्रोच हुआ है, क्योंकि आज मैं अप्रोच वाला वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा? नो। क्यों? क्योंकि देखो इस स्टिक पे, मान लो इस स्टिक पे निशान लगा हुआ है, तो जिस निशान पे अभी ऑब्जेक्ट है, अभी भी तो उसी निशान पे ऑब्जेक्ट है ना। तो देयरफॉर अगर मैं पूछूंगा इस केस में क्या रिलेटिव मोशन हुआ है, द आंसर इज यस। बट अगर मैं पूछूंगा क्या अप्रोच हुआ है, द आंसर इज नो। सर जब मतलब जब वो पास आएगा तब होगा ना अप्रोच। हाँ, लेकिन अभी रुको, इसका मूवमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ, लेकिन अप्रोच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब हम एक्सिस को क्या कर रहे हैं? इस लाइन को एक्सिस बना दिया, यानी एक्सिस अब इधर उधर घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ फ्लेक्सिबल एक्सिस। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? मैं एक काम करता हूं, सपोज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हो गया u1 और ये θ1 है। माइंड यू u1 इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सपोज इसका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया u2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड एट एन एंगल ऑफ θ2 विद द स्टिक। तो अब हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, या कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी पे तो फिर वो सब एंगल, कंपोनेंट, बहुत कुछ आएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? Now we are only bothered about movement along the stick. We are not bothered about movement perpendicular to the stick. इसलिए पिछले केस में देखो, जब वो सर्कल में गया था, यानी isn't it moving perpendicular to the stick at all the time? ये देखो, जब स्टिक यहाँ पे था तो देखो परपेंडिकुलर,
जब स्टिक यहाँ पे हो गया तो भी परपेंडिकुलर, में पिछले केस की बात कर रहा हूं, इसलिए पिछले केस में रिलेटिव मोशन हुआ था लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं था, यानी दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहा, यानी उनके बीच का सेपरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अब होगा, क्यों? क्योंकि अब देखो वेलोसिटीज आ चुका है और इस बार वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ, यानी व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना? सो फाइनली क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? व्हाट आई मीन बाय वेलोसिटी अप्रोच इज दैट कि मैं दुनिया को नहीं देखने वाला हूं, मैं सिर्फ स्टिक को देखने वाला हूं और मैं स्टिक के दो निशान को फॉलो करने वाला हूं, जहां पे ऑब्जर्वर है, जहां पे ऑब्जेक्ट। तो चलो ऑब्जर्वर तो ओरिजिन हो गया, उसको तो चेंज नहीं करेंगे, है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट है इधर, तो यानी अब हम देखेंगे कि इनके बीच के सेपरेशन कितना जल्दी चेंज हो रहा है। दैट इज द आइडिया व्हाट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी अप्रोच। यानी अगर मान लो बाय चांस अगर यही वेलोसिटीज मेंटेन रहेंगे अप्रोच में, इन दैट केस अगर मान लो इनके इनिशियल सेपरेशन सपोज L है, इन दैट केस टाइम टू मीट कितना हो जाएगा, L बाय ये वाला, यानी u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2. That is the idea what is called as velocity of approach. ठीक है, velocity of approach. अब इसके ऊपर एग्जांपल, ठीक है, यानी देखो विजुअलाइजेशन का मेन एस्पेक्ट समझो। विजुअलाइजेशन का मेन एस्पेक्ट ये है कि ऑब्जर्वर के ऊपर ओरिजिन फिक्स कर दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट जहां पे भी है उसके साथ एक स्टिक को कनेक्ट कर दो और उस स्टिक पे निशान लगा हुआ है और उस निशान के बीच में जो गैप है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के और उसके लोकेशन के बीच में वो जो गैप है, वो गैप कितना रेट से रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द आइडिया ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द स्टिक वी आर टेकिंग ऑन। So that is the idea of velocity of approach. अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अलोंग ये वाला बंदा मूव कर रहा है उसके तरफ, L लेंथ है, ये वाला बंदा दूसरे को चेस कर रहा है U और ये वाला बंदा तीसरे को चेस कर रहा है। यानी ये वाला बंदा कुछ और नहीं कर रहा है, ये बस इसको फॉलो कर रहा है, जहां जहां ये जा रहा है वो भी उसी तरफ जा रहा है, इसको चेस कर रहा है। तो A is chasing B, B is chasing C and C is chasing A, ये चीज चल रहा है। ऐसे केस में क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टू मीट। ठीक है, तो क्वेश्चन इज इनके बीच में मीटिंग टाइम कितना होगा। इनके बीच का मीटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, ओके, आज एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इसका थोड़ा सा टाइम लिमिट आज हम लोग पार हो गए, तो कोई बात नहीं, इस कंसेप्ट को एक बार फिर से अच्छे से एक बार इंट्रोड्यूस करके मे बी वी विल गो थ्रू दिस टॉपिक अगेन टुमारो। अगेन क्या मतलब, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करेंगे। स्टार्टेड गेटिंग सम आंसर्स, आदित्य हैज गिवन, शिवराज has given, सारे सेम आंसर्स दे रहे हैं, आर्यन has also given। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना, इसका डिस्कशन हम लोग कल जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फाइन, चलो आज के लिए थैंक यू सर। गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। सर हाँ बेटे। सर एक HCV में भी ऐसी क्वेश्चन था सर, जिसके अंदर वो ऐसे जा रहे थे ट्रायंगल के अंदर, हाँ, बट उसी को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके सर वही तो है। हाँ वही करो, नहीं और भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हाँ सर, हाउ टू जनरलाइज है। ठीक है, वो तो सर एन साइडेड पॉलीगॉन हर एक का बनता है। हाँ वो एन साइडेड करके फिर उसको एक एक कर निकाल लेंगे, वी कैन डू दैट, है ना। चलो ठीक, ओके। वैसे इरेगुलर के लिए चलता है ये वाला? नहीं, इरेगुलर में सिमेट्री खत्म हो जाता है, फिर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। चलेगा तो जरूर, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, बट वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये चक्कर। नहीं, इसमें जैसे होता है कि थोड़ी देर बाद भी ट्रायंगल ही रहता है, उसमें होता है कि थोड़ी देर बाद भी सिमिलर फिगर रहती है। नहीं, अगर मान लो इसमें इस ट्रायंगल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इसमें भी अगर मान लो इक्विलैटरल ना करके तुम अगर कोई अजीब सा शेप का ट्रायंगल बना दोगे, मतलब कोई ऐसी टाइप का इवन आइसोसेलेस भी बना दोगे, तो देखना वो ट्रायंगल का शेप बिगड़ते रहेंगे।
So therefore, then you cannot calculate inverse. आंसर तो कुछ ना कुछ होगा ऑब्वियसली, कभी ना कभी तो मिलेंगे उस तरीके से, बट वो मुश्किल हो जाएगा कि लाइक एग्जैक्टली टाइम फाइंड आउट, वो सिमेट्री की वजह से इस केस में फाइंड आउट होगा, है ना ये चीज। शाश्वत has talked about something Archimedean spiral and all. चलो we'll talk about that later. चलो आज के लिए इतना ही।